एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद उस वाइट कोट का पहनना, उस समय क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था कि हाँ मेरी ज़िंदगी बदल गई, या फिर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक डर कि आगे रास्ता आसान हो गया, मुश्किल हो गया? वो वाइट कोट से एक थ्रिल आती थी कि वो वाइट कोट पहन के जो लोगों के लिए सेवा भाव है वो शायद और अच्छा निकल के आ जाए। आपके लिए भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन की जिनको देख के आपको लगता हो कि हाँ मुझे भी इस इंसान के जैसा बनना है? थर्ड ईयर से चूँकि मुझे सर्जरी का बहुत शौक हुआ करता था और थर्ड ईयर से मैं ओटी में जाने की कोशिश किया करता था। हमारे शहर में एक बहुत बड़े सर्जन रहे प्रोफेसर डॉक्टर SM तिवारी साहब, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। एक सर्जन को एक ग्रेट सर्जन बनाने में स्किल महत्वपूर्ण है या सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी। मिस्ट का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्या सोच के आपने इस चीज़ को शुरू किया, और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि यह एक आइडेंटिटी बन चुकी है FMG स्टूडेंट्स के लिए? मिस्ट मैं ये मानता हूँ एक सोच है, और इस सोच का जो जन्म था वो उन बच्चों के जीवन को देख के हुआ। जो अपने जीवन में अचीव करना था वो अपन ने कर लिया है। अब जो बचा हुआ जीवन है वो इन बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई कंट्रीब्यूशन दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर रोहित यदुवंशी, और आप देख रहे हैं दी रोहित पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं सपनों की, संघर्षों की और उन रास्तों की जिन पर चलकर हम मंजिल तक पहुंचते हैं। आज का एपिसोड मेरे लिए ही नहीं बल्कि आप सभी के लिए भी बेहद खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हमारे साथ वो इंसान है जो न सिर्फ एक बेहतरीन सर्जन है बल्कि वाइट कोट से वाइट बोर्ड तक और स्कैल्पल से माइक तक का सफ़र जिन्होंने तय किया है और लाखों FMG स्टूडेंट्स की उम्मीद और मार्गदर्शक बने हैं। 15 साल से ज़्यादा का अनुभव, MS जनरल सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट और हेपेटोबिलियरी सर्जरी में फेलोशिप, गोल्ड मेडलिस्ट, और सबसे बड़ी पहचान एक ऐसे टीचर जो हजारों स्टूडेंट्स को आज एक सफल डॉक्टर बना चुके हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, एक सर्जन सिर्फ एक वक्त एक ही जान बचा सकता है, लेकिन एक टीचर एक साथ लाखों बच्चों का मार्गदर्शन करके लाखों पेशेंट्स की जान बचा सकता है। दोस्तों, उसी चीज़ के दर्शन को लेकर आज के हमारे गेस्ट ने अपनी ज़िंदगी बनाई है। कभी दिल्ली की गलियों से एक छोटे से क्लासरूम से शुरू हुआ वो सफ़र, जो आज उस क्लासरूम तक पहुंच चुका है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ होप के नाम से जाना जाता है और जिसे हम मिस्ट कहते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी भी इमारत की नींव सपनों, मेहनत और विश्वास के कंक्रीट से बनी होती है। आज वही नींव लाखों FMG स्टूडेंट्स की उम्मीदें को थामे खड़ी है। तो आइए स्वागत करते हैं उस शख्सियत का जिनके नाम से हर FMG स्टूडेंट बल्कि हर मेडिकल स्टूडेंट एक जुड़ाव रखता है। डॉक्टर विनीत गुप्ता सर। सर, वेलकम टू द रोहित पॉडकास्ट। आज का एपिसोड सिर्फ आपकी सक्सेस स्टोरी ही नहीं बल्कि उस सफ़र का एहसास है जो स्ट्रगल, रिस्क, विजन और एंडलेस डेडिकेशन के साथ में शामिल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर। मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहित, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन। शायद मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, बट आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। थैंक यू सर। सर, सफ़र की शुरुआती दिनों में, स्कूल के टाइम में, क्या आपने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या ज़िंदगी में डिसीजंस धीरे धीरे आने के बाद में किसी मोड़ पे आपको एहसास हुआ कि मुझे जीवन में आगे डॉक्टर ही बनना है? तो आप उस सफ़र को कैसे देखते हैं? अगर मैं बहुत पहले चले जाऊं, स्कूल के दिनों की हम बात कर रहे हैं, तो स्कूल के दिनों में कुछ ऐसा प्लानिंग वगैरह नहीं थी कि डॉक्टर बनना है या ऐसा कुछ। बस ये था कि जो सफ़र है वो अच्छे से कट जाए। उम्मीद थी कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है, और उस सफ़र में अगर कुछ अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लें और कुछ ऐसा मिल जाए तो डेफिनेटली। जब मैं 10वीं में था तब कुछ हमारे परिवार में ऐसा था कि परिवार में जो सिबलिंग्स हैं उनमें एक ने इंजीनियरिंग, एक ने डॉक्टरी चूज़ की थी, तो थोड़ा डॉक्टरी की तरफ फैसिनेशन ज़्यादा था, तो 11वीं में बायोलॉजी लेके आगे बढ़ गए।
हमारी इंडियन सोसाइटी में देखा जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली में डॉक्टर बनने का जो सपना होता है वो बहुत ही बड़ा हमें लगता है जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं। तो उस सपने को आपने किस प्रकार से साकार किया और क्या चीज़ें जो आपके इस सफ़र में अहम रही और किन चीज़ों को आपने अपना मोटिवेशन के रूप में आपने लिया और आपने ये मुकाम हासिल किया? जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एक छोटा सा शहर है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे हमारे परिवार में या हमारे घर में क्योंकि हम 3 भाई हैं, थोड़ा पढ़ने का माहौल रहा, तो मैं सबसे छोटा हूँ। बड़ों को देख के थोड़ा सा ये रहा कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा तो फिर पीछे रह जाऊँगा। और किस तरह से बड़े जो दोनों हैं डॉक्टर इंजीनियर, वो अपना मेहनत कर रहे थे, तो शायद उनको देख के ऐसा लगा। और उसमें सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस शायद मेरे माताजी पिताजी का रहा। मैं उनको देखता था वो किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से वो हम तीनों बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, एक अच्छे संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं। तो शायद वहाँ से कोई नींव इस तरह से डेवलप हुई होगी जिसने मोटिवेट किया कि नहीं, कुछ जीवन में लायक बनना है, अपने पैरों पे ठीक से खड़ा होना है और लोगों की जितनी सेवा कर पाएँ उतना अच्छा है। बहुत खूब सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद वो उस वाइट कोट का पहनना, तो उस समय क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था कि हाँ मेरी ज़िंदगी बदल गई, या फिर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक डर कि आगे रास्ता आसान होगा या मुश्किल होगा? तो उस सफ़र को आपने कैसे देखा? पीएमटी के टाइम में डेफिनेटली मन में काफ़ी बटरफ्लाइज रहती थी कि किस तरह से होगा, क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और मुझे अच्छे से याद है 12वीं क्लास में जब थे और एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दूसरे रास्तों के बारे में भी सोचा, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता की कि क्योंकि बनना डॉक्टर ही चाहते थे। वो वाइट कोट से एक थ्रिल आती थी कि वो वाइट कोट पहन के जो लोगों के लिए सेवा भाव है वो शायद और अच्छा निखर के आ जाए। ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स रहीं, माता पिता का आशीर्वाद रहा कि उस सफ़र में सब लोगों ने साथ दिया और आगे बढ़ गए पढ़ाई में। ठीक ठाक आगे बढ़ने से जब एमबीबीएस चालू किया, एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में हम लोग के कॉलेज में वाइट यूनिफॉर्म पहना करते थे। वाइट शर्ट पहननी होती थी, वाइट पैंट पहननी होती थी, काली बेल्ट लगानी होती थी, सिर में भर भर के सरसों का तेल लगाना होता था। वो रोज़ का नियम था। और हम कोई 2 व्हीलर या 3 व्हीलर 4 व्हीलर तो खैर हम नहीं सोच सकते, 2 व्हीलर 3 व्हीलर भी हम वैसे नहीं चला सकते थे। साइकिल अलाउड थी मैक्सिमम। तो जब देखते थे अपने क्लास के सारे बच्चे जो है वो उसी वाइट यूनिफॉर्म में लाइन बना के 3 किलोमीटर पहले से, और हमें कॉलेज में लाइन बना के जाना होता था। तो जब सारे सड़क पे लोग जो चल रहे होते थे वो देखते थे कि ये क्या मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जो इस तरह से सड़क पे सफ़ेद यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, तो समझ नहीं आता था। बट उससे एक थ्रिल आती थी, उससे अंदर से एक वो आता था कि हाँ यार, ये जो संघर्ष है ये जीवन में कुछ बदलाव लेके आएगा। तो उसने काफ़ी इंस्पायर किया। और फिर धीरे धीरे वो जो वाइट कोट जैसा आप बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जब भी पहनते थे तो एक अलग ही मन में विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ, अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये जिम्मेदारी है। इसको पहन के हमें पेशेंट्स को बचाना है, उनके जीवन में थोड़ी बहुत खुशियाँ लेके आ जाएं। बस इसी तरह से आगे बढ़ते गए। सर जैसा कि हम देखते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों का, अपने से किए वादों का आप बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर एमबीबीएस लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसा मोमेंट जो लाइफ चेंजिंग हो, किसी फैकल्टी, किसी प्रोफेसर की कोई एडवाइस या कोई फेलियर या फिर कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट जो आपने एमबीबीएस लाइफ में देखा हो? लाइफ चेंजिंग मोमेंट में ये कहूँगा कि हमारे जो एग्ज़ाम में नंबर थे उसने एक बड़ा बदलाव एक बार लेके आए।
और आज पहली बार शायद मुझे ये मौका मिल रहा है इसके बारे में बात करने का। अच्छा हुआ डॉक्टर रोहित कि आपने मुझे वो अचानक से यादें ताज़ा कराई। थैंक यू सर। मेरा एक 11वीं क्लास से एक बहुत खास मित्र है, वो आज भगवान की दया से दिल्ली में एक बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है। और हम दोनों जो है सारे काम 11वीं 12वीं MBBS सब हमने साथ साथ किए। आज भी भगवान की दया से हमारी बहुत ही गहरी मित्रता है, लेकिन हम दोनों में कंपटीशन भी बहुत रहा शुरू से। उसके अगर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ दिक्कत हो जाती थी, मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती थी। तो अब फर्स्ट ईयर जो होता था MBBS का, वो तो बेचारा ऐसे ही निकल जाता था, दुबके छुपके जैसे भी है, बचते बचाते और चलते थे। तो फर्स्ट ईयर में हालत ऐसी ख़राब हुई जब प्री टर्म होता था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले, कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि एग्ज़ाम दे के भी आए। और जो हमारे मित्र थे उनके नंबर थोड़े ज़्यादा आए हुए थे उससे पहले वाले एग्ज़ाम में, तो और टेंशन में थे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था। और मुझे याद है एनाटमी 2 का पेपर था हमारा, एक दिन की छुट्टी थी। एनाटमी 1 का पेपर दे के आए, मान लो आज, कल की छुट्टी है, परसों फिर सुबह 9 बजे एनाटमी 2 है। आज पेपर दे के आए तो आज तो आके सो गए। और चूंकि वो किताब पहले कभी पढ़ी नहीं, BD चौरसिया में वो एब्डोमेन और वो सारी कहानी, तो अगले दिन हाथ पैर फूल रहे थे, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इसको उठाएं कैसे। इसमें तो वो सपोर्ट्स ऑफ रेक्टम, सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस, ये होते क्या, कौन कौन से लिगामेंट कहाँ से आ गए। तो बड़ी टेंशन हुई। दोस्त से बात की, दोस्त ने कहा मैं सारा पढ़ रहा हूँ, चुपचाप पढ़। अब वो याद ही ना होके दे, याद ही ना होके दे। तो शाम को 7 बजे हालत टाइट हो गई और घर पे फ़ोन किया। घर से, हम हॉस्टल में रहते थे, तो घर पे फ़ोन किया। तो बाई चांस पिताजी उस दिन उसी शहर में आ रहे थे। पिताजी को लगा कि ये वाकई हालत इसकी टाइट है, ये पता नहीं कल का एग्ज़ाम देने जाएगा नहीं जाएगा, फेल हो गया तो क्या करेगा। फिर वो आए, उन्होंने कहीं से मेहनत से पता कर कुरा के पता किया कि भैया इस BD चौरसिया की किताब में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं होती हैं। उन्होंने पूरी वो BD चौरसिया में मार्क कर दिए। वो इंजीनियर हैं लेकिन उन्होंने मार्क कर दिए। मुझे मंदिर लेके गए रात को और सुलाया और बोले सुबह 4 बजे उठ जा बेटा, और 4 बजे उठ के जो मैंने निशान लगाए हैं ये बस तू पढ़ के चला जा। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, एग्ज़ाम देने जरूर जाना, लेकिन एक वादा कर, इस एग्ज़ाम में जो मर्जी हो, लेकिन इसके बाद पहले दिन से तबीयत से पढ़ाई करेगा और अपने आप को कभी इस बात का महसूस नहीं होने देगा कि मेरी तैयारी नहीं है। मैंने वो वादा किया और ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि सुबह 4 बजे उठ के जो पिताजी ने विश्वास एक मन में जगाया था, उस विश्वास से पूरी उस जो हाईलाइटेड टॉपिक्स थे उसको अच्छे से रगड़ के याद किया और उसमें 100 में से 60 नंबर आ गए। जब उसमें पास हो गए तो फिर एक मन में विश्वास पैदा हो गया कि हाँ, अब पिताजी ने जो कहा था वो सही है। उस बात को उस दिन से गांठ बांध ली और फिर 3rd ईयर से जो सफ़र शुरू हुआ उसमें फिर बस भगवान की पूरी कृपा रही और फिर गोल्ड मेडल और सारी लाइनें जो लगती हैं वो सब। तो ऐसे एक बहुत बड़ा बदलाव शायद उसमें लिया। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छा। मैं कहना चाहूँगा कि मैं हर उस माता पिता को नमन करना चाहूँगा जिनका अपने बच्चों की काबिलियत में बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मैं उन सभी माता पिताओं को नमन करना चाहूँगा। और सर, एक हर मेडिकल स्टूडेंट, इवन हम बोलेंगे कि हर स्टूडेंट, चाहे वैसे तो हम सभी स्टूडेंट ही हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है आप। तो उन दिनों आपके लिए भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन की जिनको देख के आपको लगता हो कि हाँ, मुझे भी इस इंसान के जैसा बनना है, तो ऐसा कोई इंस्पायर्ड पर्सन आपकी लाइफ में कोई? बिल्कुल। कॉलेज में
थर्ड ईयर से, चूँकि मुझे सर्जरी का बहुत शौक हुआ करता था, और थर्ड ईयर से मैं ओटी में जाने की कोशिश किया करता था, और हमारे शहर में एक बहुत बड़े सर्जन रहे प्रोफेसर डॉक्टर SM तिवारी साहब, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। सिर्फ उनकी सर्जरीज ही फेमस नहीं थी, वो जिस तरह से चीज़ों को अप्रोच किया करते थे लाइफ में, जिस तरह से वो अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते थे, उन चीज़ों ने बहुत प्रोत्साहित किया। और एक मन में ख्याल था कि शायद कुछ मेहनत करके अगर उनका 1% अंश भी हम ले पाएँ, तो आज फिर मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर रोहित कि आपने मुझे मेरे उन प्रोफेसर की याद दिलाई, जिनको आज भी मैं बहुत नमन करता हूं, और शायद इस माध्यम से मैं उनको एक बार फिर प्रणाम करने की हिम्मत कर सकता हूं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि देखा जाता है कि सर्जरी का फील्ड बड़ा ही डिमांडिंग फील्ड है, तो वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली आपने सर्जरी को किस नज़रिए से देखा, और सर्जरी को ही स्पेशलाइजेशन के रूप में आपने क्यों चुना? सर्जरी के लिए एक पैशन था, एक जुनून था, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना नेचर होता है। मुझे चूँकि ओटी पे जाने का बहुत शौक़ था, मुझे वो ग्रीन गाउन पहनना, ग्लव्स पहनना, और पेट में वो हाथ डाल के, और जब तक वो खून वून नहीं लगता था तो तब तक मज़ा नहीं आता था। थोड़ा सा लगता था कि अगर डॉक्टरी में कोई थ्रिल है तो बस ऑपरेशन करके, क्योंकि मन में ऐसा एक विचार था कि देखो, कल को कोई भी मरीज़ हो, हम सड़क पे भी हैं तो इतनी हिम्मत भगवान हमको दे कि जहाँ भी उसको समस्या है उस इलाके को हम खोल दें और खोल के उसको ठीक कर दें। सर्जन्स में जनरली, ये ऑफेंसिव होगा लेकिन मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि जनरली दिमाग नहीं होता है। तो सर्जरी में हम जो किया करते थे, वो जो खराब है उसको निकाल दो, जो बचता है उसको जोड़ दो, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, सीधा सीधा खेलना होता था, उससे अच्छा लगता था। बिल्कुल सर, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम जीवन में जब पहली बार करते हैं, तो एज ए सर्जन आपकी पहली सर्जरी का आपका अनुभव कैसा रहा? उस मोमेंट को आप कैसे देखते हैं? जैसा बोलते हैं कि पहली सर्जरी में या फिर कोई भी जीवन का ऐसा काम जो हमें पसंद है, वो हम जब पहली बार करने जाते हैं तो एक एड्रेनलिन रश हमारी बॉडी में होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी होता है। तो वो पल आपके लिए कैसा रहा? पहली सर्जरी अगर मैं बात करूं तो इंटर्नशिप में जो सूचरिंग वगैरह होती है वो थी। यहाँ पे मैं 2 वाक़ये शेयर करना चाहूँगा। एक जो पहली सर्जरी है उसमें मुझे याद है, हमें इमरजेंसी में हमारी ड्यूटी लगी थी, और शायद फ्राइडे रात की बात थी, कुछ 11-12 बजे का समय था। तो हेड इंजरी का पेशेंट आया था और हमारे सीनियर ने हमें टाँके लगाने को बोला कि भाई इसका ये ज़ख्म है, इसको टाँके लगा के आपको सिलना है। तो हमने कहा ठीक है। सिंपल सा कहानी थी, सिंपल टाँके लगाने थे, लेकिन पहली बार मौका मिल रहा था तो हमने पूरी दम लगाई उस टाँके पे, पूरी दम से उसको जो है टाइट किया। तो हमारे सीनियर ने हमें समझाया, बेटा ऐसे नहीं लगाते हैं टाँके, ज़्यादा टाइट करने से जो टिश्यू है वो बीच में आके उसकी गर्दन दब जाती है, स्चीमिया हो जाता है, उससे नेक्रोसिस हो जाएगी और ये टाँका अपने आप खुल जाएगा। तो वहाँ से पहली सीख उन्होंने हमको दी कि जो सूचरिंग करते हैं वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन के लिए होती है, ना कि उस टाँके से जोड़ा जाता है। और फर्स्ट ईयर सर्जरी में जब MS सर्जरी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में मुझे एक वाक़या याद है। सुबह 5 बजे का टाइम था, एक गन शॉट वुंड था छाती में, और हम फर्स्ट ईयर सर्जरी में MS नए आए थे, तो हम तो यही सोच रहे थे हमसे बड़ा सर्जन कोई है ही नहीं। हमारे जो सीनियर लोग थे वो ओटी में कोई और सर्जरी में बिजी थे। अब वो गन शॉट आया, यहाँ छाती पूरी ऐसे खुली हुई थी। जहाँ पे हम काम कर रहे थे, जिस बेंच पे उस पेशेंट को लिटाया गया था, तो वहाँ पे लाइट भी बहुत अच्छे से नहीं आ रही थी। तो हमने सिस्टर को बोला, सिस्टर एक ट्रे दे दीजिए, उसमें 2-3 औजार दे दीजिए, वो फोर्सेप वगैरह, चिमटी, कैंची दे दीजिए, नीडल होल्डर दे दीजिए,
और एक टॉर्च अगर कहीं से जुगाड़ हो जाए तो टॉर्च लाइए, अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। तो सिस्टर जो है वो हमारे पीछे से वो टॉर्च मार रही थी उसमें, और हम कोशिश कर रहे थे वो गोली ढूंढने की छाती में अंदर, और गोली जो थी वो बिल्कुल हार्ट में घुसी पड़ी थी। और हमें तो लग रहा था हम ही सबसे बड़े सर्जन हैं, तो हम वहीं, कोई तैयारी वैयारी नहीं थी, और सीधा चिमटी लेके और अंदर घुसे हुए थे। जैसे ही वो चिमटी उस बुलेट को पकड़ने वाली थी, वैसे ही किसी ने हमारी कॉलर को पीछे से खींचा और हमें चिमटी के साथ पीछे से ऐसे उठा लिया। और आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे कॉलेज के डीन थे, वो एनेस्थीसिया के हेड थे। उन्होंने हमारा नाम पता पूछा, फिर उन्होंने हमसे पूछा, भाई साहब आपको पता है आप किससे खेल रहे हैं, ये गोली कहाँ है? अभी ये गोली अंदर है इसलिए उसकी ब्लीडिंग रुकी है, तुम हार्ट से गोली निकाल रहे हो बिना किसी प्रिकॉशन के ऐसे हवा में। तो फिर समझ में आया कि नहीं भैया, चाहे हमने सर्जरी चूज़ की है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, हमें जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, बहुत कुछ सीखना है जीवन में, और आज भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते जा रहे हैं। तो वो एक वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग सा ध्यान है। बहुत खूब सर। सर, जैसा कि देखा जाता है कि कोई भी काम करने से पहले हम एक वेल प्लान तरीके से, या बोलें कि प्री प्रिपेयर्ड तरीके से उस काम की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। कभी सर्जरी के दौरान ऐसा कोई मोमेंट आया हो कि वो सर्जरी प्लान के अकॉर्डिंग ना चली हो, और उस के बाद में आपने उस सर्जरी से कोई ऐसी सीख ली हो कि हम जीवन भर ऐसा कुछ नहीं करेंगे? ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं कि सोचा कुछ निकला कुछ। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, उसमें बहुत सारा सोच विचार करके और टीम पूरे प्लान के साथ जाती है, लेकिन असली गेम तो पिच पे ही होता है। बिल्कुल। पता नहीं होता बॉल कितनी घूमेगी, अंदर आएगी बाहर जाएगी। ऐसा ही सर्जरी में भी काफ़ी कॉमनली ये चीज़ें होती हैं, और ऐसे बहुत सारे वाक़या हैं। अगर मैं सिंपल सर्जरी की बात करूं, जैसे दूरबीन से गॉल ब्लैडर जो निकालते हैं, इसमें कई बार बहुत सारी एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जैसे कई बार जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है वो घूम फिर के ऊपर नीचे से कहीं जा रही होती है। कई बार जो वहाँ की आर्टरीज़ वगैरह हैं जो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन को, वो घूम फिर के जा रही होती हैं। तो आप जब अंदर जाते हो तो आपको अलग ही नज़ारा मिलता है, आपकी प्लानिंग उतना सक्षम नहीं हो पाती है। कभी कभी गॉल ब्लैडर की सर्जरी में ऐसे भी बहुत सारे वाक़ये हुए कि अंदर पहुँचे तो गॉल ब्लैडर पूरा चीज़ों से चिपका पड़ा हुआ था, नज़र भी नहीं आ रहा था। अब बाहर पेशेंट के अटेंडेंट्स को, सबको, पेशेंट को ऑपरेशन से पहले बोल चुके हैं कि भैया इसका गॉल ब्लैडर निकालेंगे आराम से, कोई घबराने की बात नहीं है, आधा पौन घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन जब अंदर गए और सारा चिपका चिपकी थी गॉल ब्लैडर, भाई साहब तो नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे भी सिचुएशंस आए जब गॉल ब्लैडर को छोड़ाते टाइम कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हुए, फिर उन कॉम्प्लिकेशंस को वहाँ पे डील किया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सर्जिकल करियर में आगे बढ़े तो ये समझ में आया कि एक अच्छे सर्जन के लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ओवर एंथुजियास्टिक रहे, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कॉम्प्लिकेशन संभावित हैं, वो पेशेंट को ऑपरेशन से पहले डिस्कस करके ज़रूर बताने चाहिए। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि पेशेंट के अटेंडर्स को सारी चीज़ें बतानी होती हैं सर्जरी से पहले, तो वहीं एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि पेशेंट की सर्जरी के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि पेशेंट के रिलेटिव्स को इमोशनली हैंडल करना किसी भी सर्जन के लिए बहुत अहम होता है, उनको विश्वास दिलाना। तो उस इमोशनल हैंडलिंग को आपने कैसे देखा, और कोई ऐसा इमोशनल बैलेंस और जो मेंटेन करने की चीज़ें हैं, तो आप वो चीज़ कैसे करते थे कि एक भरोसा उस डॉक्टर पे, उस सर्जन पे रहे, उस पेशेंट के रिलेटिव्स का, कि हाँ, इन डॉक्टर साहब के हाथों में हमारा पेशेंट है तो ये बिल्कुल ही सही होके ही बाहर आएंगे। जो धीरे धीरे अपने जीवन में कुछ गलतियां भी हुई, उनसे भी सीखते गए, धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ईमानदार रहेंगे, अगर हम सच्चे रहेंगे,
तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस, जो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि अटेंडेंट्स परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर्स के बारे में गलत विचार रख रहे हैं, तो अगर हम सच्चे मन से पेशेंट के अटेंडेंट्स को सारी बातें खोल के बता दें कि देखिए ये हम करने जा रहे थे, हमें ऐसा हुआ और हमने इसके लिए ऐसा किया, लेकिन ये कारगर नहीं हो पाया, इसलिए पेशेंट की हालत थोड़ी सी इस तरह से हो गई या इस तरह से बिगड़ गई, या कोई किसी कारण से हम उनको नहीं बचा पाए, ऐसा कुछ। तो अगर जिस तरह से पेशेंट को या उसके अटेंडेंट को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जो तरीका है उस भाव को रखने का, अगर वो तरीका हमारा अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अटेंडेंट उन चीज़ों को नहीं समझते, वो भी सारी चीज़ों को समझते हैं। मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि हम किसी चीज़ से भी कंपेयर करें, जैसे क्रिकेट में हम तेंदुलकर साहब हैं, धोनी साहब हैं, ये महान क्रिकेटर्स हैं हमारे देश के, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तेंदुलकर साहब कभी भी जीवन में 0 पे आउट नहीं हुए। बिल्कुल। तो ये उम्मीद करना कि हम हर टाइम 100% सक्सेसफुल होंगे, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है। आजकल जो कमर्शियलाइजेशन हुआ उस वजह से डॉक्टर्स को इन चीज़ों का कई बार बहुत भुगतान भी करना पड़ता है, बट फिर भी अगर हम चीज़ों को इन्फॉर्म्ड रखें, उनके कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, तो कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं। सर, अगर बात करें कि एक सर्जन को एक ग्रेट सर्जन बनाने में स्किल महत्वपूर्ण है या सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी। कैसे सर? जब तक मन में पेशेंट के हित की भावना नहीं होगी, तब तक अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी भी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी स्किल होने के बाद भी आपसे कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकते या आपसे कुछ गलतियां नहीं हो सकती। अगर हम सेंसिटिव रहते हैं तो हम जब ऑपरेशन भी कर रहे होते हैं तो हर कदम पे हमें ये पता होता है कि अगर हम ये स्टेप लेने वाले हैं तो इसमें ये समस्या हो सकती है, ऐसा हुआ तो पेशेंट को जीवन में आगे जाके ऐसा हो सकता है। तो उन चीज़ों में अगर थोड़ा संवेदनशील रहें तो सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होंगे, और उससे ज़्यादा जो पेशेंट की मानसिकता है या जो पेशेंट की अटेंडेंट्स की जो मानसिकता है, उसको भी हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सर, एक सवाल जो आम लोगों का होता है सर्जरी को लेके, और आए दिन अखबार में, न्यूज़ में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि फ़लाँ हॉस्पिटल में फ़लाँ सर्जरी हुई तो सर्जरी के दौरान सीजर अंदर रह गई, सर्जिकल ब्लेड अंदर रह गई। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि वहाँ एक सर्जन की गलती है, या फिर उस चीज़ को गलती कहें या फिर एक भूल कहें, क्या कह सकते हैं उस चीज़ को? सही मायने में मैं तो इसको गलती ही कहूँगा। ऐसी भूल नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि इसके अपने नॉर्म्स, प्रोटोकॉल्स हैं। चाहे आप गॉस पीस यूज़ कर रहे हैं तो ये तय होता है कि जो स्टाफ नर्स हैं उन्होंने उसके काउंट लिखे होते हैं कि मैंने इतने गॉस पीस, इतने स्पंज, इतना सामान, ये नीडल होल्डर, ये कैंची और ये सब लिया हुआ है। और जब सर्जन ऑपरेशन करते हैं तो बंद करने से पहले ये काउंट को चेक किया जाता है। जब वो काउंट पूरा होता है तभी बंद करने की परमिशन होती है आइडियली। लेकिन ये जो भूल होती हैं, ये शायद जल्दबाजी में कह लीजिए या काउंटिंग ठीक से नहीं की गई, तो मैं इसको थोड़ा केयरलेस मानता हूँ। हालांकि ये भूल बहुत बहुत बार देखी गई है और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने ऑपरेट किए हैं जहाँ पे इस तरह से कोई चीज़ अगर अंदर रह गई है तो उसको निकालने के लिए वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे पस वगैरह पड़ जाती है। बट ठीक है, पेशेंट को अगर हम ठीक से मैनेज कर पाएँ तो अच्छी बात है, बट ये भूल ना हो तो अच्छा है, मैं इसे गलती ही मानूंगा। सर, एज ए सर्जन जो बातें आपने बताई वो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली और बहुत ही नॉलेजेबल बातें आपने बताई। बट एक ट्रांजिशनल सवाल जो है कि एक वेल नोन सर्जन होने के बावजूद भी आपने टीचिंग को चूज़ किया,
तो ऐसा कोई मोमेंट जहाँ आपको लगा हो कि नहीं, अब मुझे स्कैल्पल की जगह माइक थामना है, तो वो ट्रांजिशन आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट समय रहा, आसान नहीं था। बहुत 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 सोचा इसके लिए। मुझे बेसिकली सर्जरी करने में बहुत मज़ा आता था और पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता था। दोनों के लिए एक पैशन था। जब मौका मिलता था तो पढ़ा लिया करते थे। तो शुरुआत में इस तरह से कहानी चली। फिर धीरे धीरे दोनों जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान देने का मौका मिला, तो वहाँ भी चीज़ें चल रही थी। फिर एक बार विदेश जाने का मौका प्राप्त हुआ, जहाँ जो अपने हिंदुस्तान से बच्चे MBBS करने के लिए विदेश जाते हैं, वहाँ जब पहली बार जाने का मौका मिला और वहाँ उन बच्चों को देखा कि वो किस हाल में रहते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने चैलेंजेस से उनको फाइट करना पड़ता है। बहुत सारी जगह विदेशों में ऐसी हैं जहाँ पे ठंड में -20 -30 डिग्री टेम्परेचर, उससे भी नीचे चला जाता है। उस कड़कड़ाती ठंड में हमारे ही बच्चे, वो 20 साल की उम्र के, 19 साल की उम्र के, सुबह सुबह 8 बजे माशूत का पकड़ के और क्लास जा रहे हैं, और खाने के लिए पूरा दिन वो अपना कॉलेज में बिता रहे हैं और शाम को आके खुद अपना खाना बना रहे हैं। एजुकेशन से उनको फाइट करना पड़ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज का काफ़ी उस टाइम पे दिक्कत रहता था। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों ने मन में एक उधेड़-बुन लेके आया कि यार, जीवन में देखो भगवान ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि डॉक्टर बन गए, थोड़ा बहुत डॉक्टरी करके अपना पैसा भी कमा लिया, अपना जीवन जो बेसिक सिक्योरिटी है वो सिक्योर भी कर ली। अब जो बचा हुआ जीवन है, वो जीवन कुछ ऐसे काम में लग जाए जिससे किसी की लाइफ में कुछ एडवांटेज आ जाए। तो जिस दिन जाएंगे उस दिन एक सुकून रहेगा कि यार शायद जीवन में कुछ अचीव किया। तो बस वहाँ से मन में एक बीड़ा सा उठाया कि यार, और तो हम क्या ही कर पाएंगे, पढ़ाने का पैशन है, क्यों ना कुछ इसमें ऐसा करें कि जो अपने बच्चे बाहर जा रहे हैं उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए। अगर हमारे किसी तरह से पढ़ाने से 0.00001% भी उनके करियर में, उनके पास होने में थोड़ा सा योगदान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो शायद ये एक सफ़र था, कुछ 4 साल का सफ़र मैं कहूँगा, जो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। और फिर जैसे जैसे जब अपना इंस्टीट्यूट चालू किया था, उसमें धीरे धीरे बच्चे बढ़ना शुरू हुए, तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं बच्चों के साथ भी उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ और अपने सर्जरीज पेशेंट्स के साथ भी उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ से इस बात को डिस्कस किया और मेरी वाइफ ने मुझे हमेशा से बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सीधा मेरे को एक ही बात बोली, आपको जिस काम को करने में ज़्यादा खुशी मिल रही है आप उसी रास्ते को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जिस काम को करने में खुशी मिलती है उसमें मन भी खुश रहता है और चीज़ों में सुकून रहता है। तो काम तो दोनों करने में खुशी मिलती थी, लेकिन फिर ये अपने आप को तर्क दिया कि भाई अगर ऑपरेशन करके हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है एक दिन में हम 4 ऑपरेशन कर लेंगे, 5 ऑपरेशन कर लेंगे। लेकिन अगर हम पढ़ाने की बात करते हैं और भगवान ने अगर कोई मौका दिया जिससे बहुत सारे डॉक्टर्स को थोड़ा सा फ़ायदा हो बनने में, और मान लीजिए 100 सर्जन बन जाए, तो हर सर्जन अगर रोज़ के 4-5 ऑपरेशन करेगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स को फ़ायदा होगा। तो ये जो तर्क था, इससे लगा कि हाँ ठीक है, अगर दोनों में से एक चूज़ करना है तो माइक शायद बेहतर होगा। सर, आपके स्कैल्पल से लेके माइक तक के सफ़र में जब आपने माइक पकड़ा तो आपने अपने जैसे अनेकों, वो बोलते हैं ना कि एक इंसान के हजारों अवतार, तो आपने अपने रूप में हजारों डॉक्टर विनीत इस मेडिकल फैटर्निटी में आपने बनाए और शायद वो बहुत अच्छा कर रहे हैं
और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमें आप जैसे टीचर मिले, इतने प्यारे टीचर, इतने बिल्कुल आपको देख के एक मोटिवेशन, एक मन में एक वो ख्वाब जो कहीं होता है कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक रे ऑफ होप अगर उसको कहें तो वो हमारे लिए आप हैं, मेरे साथियों के लिए आप हैं। तो उनके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा सर कि आपका बहुत ही अहम रोल है हमारी इस एफएमजी की तैयारी में, और हमारे जीवन में भी आपका बहुत अहम रोल है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर इस चीज़ को लेके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रोहित, आपने इतने इतने प्यारे शब्द बोले हैं। शायद मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं उसके शायद काबिल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मुझे पता है कि उन लोगों ने इसके लिए कितनी मेहनत की है। उन सभी लोगों ने दिन रात लगा के इसके लिए मेहनत की, और वो सब अपने बलबूते पे उस मुकाम पे पहुँचे हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं उन सभी लोगों का खुद भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, जितना लोगों के लिए अच्छा करते रहें, जितना लोगों की सेवा करते रहें। और ख़ासकर एफएमजी बच्चों से मेरा बहुत प्यार है। इन बच्चों के लिए जो मदद किसी से भी हो सके वो हमेशा मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि स्कैल्पल और माइक की उस उधेड़ धुन में आपने माइक चूज़ किया, कहीं ना कहीं आज के टाइम में शायद वो मैं भी हो सकता हूँ या फिर मेरे भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि यार मुझे शायद जीवन में ये नहीं करना था, मुझे जीवन में कुछ और करना था। यहाँ मैं किसी की वजह से आया हूँ, स्पेशली लोग बोलते हैं कि यहाँ मैं मेरे पापा की वजह से आया हूँ, उनका सपना था, या मैं मेरी मम्मी की वजह से आया हूँ, उनका सपना था कि मैं ये काम करूँ, लेकिन मुझे जीवन में ये नहीं करना था। तो उन मेरे साथियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में जो पैशन वो जो फॉलो करना चाहते हैं उसको आगे बढ़ाएं, या फिर जहाँ उनके घर वालों ने उनको भेजा है, जो करने के लिए बोला है, उसको आगे बढ़ाएं? अगर आप मेरे विचार जानना चाहेंगे डॉक्टर रोहित, तो मैं बहुत ही क्लियर हूँ इसमें। कोई भी इंसान, कोई भी डॉक्टर, कोई भी एफएमजी बच्चा, उसको जिस काम को करने में मज़ा आता है, जिस काम के लिए उसका पैशन है, उसे वही करना चाहिए। किसी के भी दबाव में आके अगर वो कोई भी काम करते हैं, चाहे डॉक्टर बनने का ही वो काम किसी दबाव में करते हैं या कंपल्शन में करते हैं, तो वो मेरी नज़र में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि अल्टीमेट सक्सेस क्या है? इंसान की अपनी खुशी, वो एक अल्टीमेट सक्सेस है। बाकी सक्सेस के पैरामीटर्स तो बहुत सारे हैं। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए पावर है, किसी के लिए कोई पोजीशन है, किसी के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। मेरे हिसाब से अगर जीवन में खुशी है, 2 रोटी सुकून से खा सकते हैं, खुश होकर खा सकते हैं, और अपने आसपास किसी को दुखी नहीं करेंगे, मज़ा आएगा। तो जिस काम को करने में पैशन आता है उससे हमेशा खुश रहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि जीवन में अल्टीमेट गोल तो खुशी ही है, तो चाहे फिर वो कहीं से मिले वहीं से ले ली जाए। बिल्कुल। तो सर, पहली क्लास का आपका जो अनुभव था वो कैसा रहा? आप एक्साइटमेंट के साथ क्लास में गए थे या नर्वसनेस के साथ में क्लास गए थे? तो वो आपका अनुभव कैसा रहा फर्स्ट क्लास का? जब गए थे क्लास लेने, बहुत पुरानी बात है, तो अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंस था कि हम तो सर्जन हैं, क्या पढ़ाना है ये बच्चों को, जरा जरा से छोटे छोटे से बच्चे हैं, हम तो बड़े सर्जन हैं, पढ़ा देंगे ऐसे ही। बिना तैयारी के पहुंच गए थे क्लास में। थोड़ी देर में समझ आ गया। जब धीरे धीरे बच्चा क्लास छोड़ के जाने लगा, फिर आधा घंटा 1 घंटा, फिर हमें लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हमने पता किया, बच्चों के साथ बैठे, तब हमें ये पता चला कि हम तो भैया बिना तैयारी के आ गए हैं। हम तो वो टॉपिक अपने हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं जो हमने अपने एमएस में पढ़ा है या जो हम अपनी प्रैक्टिस में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे को तो एग्ज़ाम पास करना है, बच्चे को तो एमसीक्यू से मतलब है। हम अपनी रामायण बखाने जा रहे हैं,
और उसको उस रामायण से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर धीरे धीरे समझ आया, बच्चों के साथ बैठे, उनके पूरे उस पैटर्न को देखा, फिर अपनी तैयारी की, अपने अच्छी तरह से नोट्स वगैरह बनाए, क्वेश्चंस बनाए, थोड़ा वक्त लगा उसमें, और उसके बाद धीरे धीरे जाके चीज़ें थोड़ा सा बेहतर होने लगी। सर, जैसा कि देखा जाता है कि आजकल मेरे जो साथी लोग हैं, मेरी जो एज के साथी लोग हैं मेरे, तो उनमें पढ़ाने के प्रति एक अलग ही क्रेज़, शायद क्रेज़ वर्ड ठीक रहेगा इस चीज़ के लिए, तो वो है। तो वो जो मेरे युवा साथी लोग हैं जो जीवन में आगे पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? बहुत अच्छी बात है। अगर पढ़ाने से खुशी मिलती है तो बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और डेफिनेटली ये करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वक्त बदल रहा है। 2025 में कहानी अलग है, 2028 में कहानी अलग होगी, क्योंकि एआई जो है ये बहुत तेज़ी से हम सब के जीवन में आ चुका है। और आज कुछ भी कहना इसके लिए उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें संभावित हैं। जैसे हम एवेटार्स की बात करते हैं, ह्यूमन एक्यूरेसी को अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन एक्यूरेसी कहीं ना कहीं 91-92% है, लेकिन अगर हम एआई के एवेटार की बात करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी लगभग 98% है। और अल्टीमेटली जो हमें पढ़ाने से, ये सिर्फ उन युवा नौजवान बच्चे जो इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो इस फील्ड में 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि द ओनली थिंग विच इज़ कॉन्स्टेंट इज चेंज, बदलाव। तो हमें सबको इस बदलाव को एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ना होगा। तो युवा पीढ़ी से खासकर मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो टीचिंग को अपना पैशन बना रहे हैं तो एआई को अपनी टीचिंग में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें, जिससे हमारी एक्यूरेसी और बेटर हो पाए। बहुत ही अच्छी बात आपने सर बताई। शायद ये बेनिफिशियल रहेगी, और धीरे धीरे एआई, वो एक चीज़ बोलते हैं ना सर कि इंसान की बनाई हुई चीज़ ही इंसान पे आज हावी हो रही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल एक सोचने की बात है, मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, टीचिंग के इस लंबे पीरियड के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंस या कोई किसी स्टूडेंट की कोई कहानी जो आपके दिल को छू गई हो, कोई रियल लाइफ सिनेरियो जो आप साझा करना चाहें हमारे साथ? बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे वाक़ये हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर किसी एक का नाम मैं लूँगा तो शायद बाकी बच्चे थोड़ा सा ऑफेंसिव फील करेंगे। और क्योंकि मेरा इन बच्चों से लगाव भी बहुत रहा है, उनके लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है। डॉक्टर जितेंद्र हैं, जो आज कनाडा में हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया। मुझे ध्यान है वो 2009 या 2010 के आसपास की बात है, जब उन्होंने अपना वहाँ बाहर से MBBS कंप्लीट किया, मेहनत करके यहाँ का एग्ज़ाम पास किया। उसके बाद यहाँ के अस्पताल में वो कार्यरत थे, फिर यहाँ पे अपना काम कर रहे थे। उसमें भी उनको काफ़ी संघर्ष देखना पड़ा, और फाइनली फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, उनको कनाडा जाना है। और फिर कनाडा जाके उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से संभाला, अपने जीवन में जो संघर्ष वहाँ पे किए, और आज इतने सालों के बाद बहुत रिसेंटली उन्होंने कनाडा के सारे एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करके अब वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो मैं सिर्फ ये एक बात बोलना चाहूँगा कि हमें जीवन में कभी भी हारना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं जिन्होंने जीवन के डिफरेंट फेजेस में बहुत स्ट्रगल्स भी फेस किए हैं। हमारा मन भी कई बार टूटता है, हिम्मत टूटती है,
नहीं करने का मन होता है। लेकिन अगर हम किसी काम के पीछे लगे रहें, कंसिस्टेंसी के पीछे लगे रहें, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं। और ऊपर वाला सब देखता है। अगर हमारे प्रयास सच्चे मन से हैं, सच्चे दिल से हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमको सक्सीड करने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई सर। सर, एक गुड टीचर और ग्रेट टीचर में क्या फ़र्क है? क्या सिर्फ नॉलेज काफ़ी है या बच्चों के साथ में इमोशनल बॉन्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण है नॉलेज के साथ साथ? नॉलेज हम किस सेंस में बात कर रहे हैं? पढ़ाई से रिलेटेड नॉलेज? जो कंटेंट हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज। देखिए, वो सिर्फ एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। जो भी कंटेंट हम देना चाहते हैं वो एक छोटा हिस्सा है। जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे की क्या साइक है, उस बच्चे के मन में क्या है, वो क्या चाहता है। आप किसी को भी बोलें कि भाई आप 6 महीने तक लगातार सिर्फ पढ़ते रहें, इतना आसान नहीं होता। पढ़ने के लिए अगर उसको एक दिन भी पूरा अच्छे से पढ़ना है तो उसको बीच में कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और एज ए टीचर, जितने भी एस्पायरिंग टीचर्स हैं या जो टीचर्स ऑलरेडी इस फील्ड में, वो डेफिनेटली इस काम को कर ही रहे हैं। लेकिन एस्पायरिंग टीचर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज के अलावा जो मेजर पार्ट है वो उस बच्चे को मोटिवेट करना है। उस बच्चे को ये बताना है कि वो बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकता है, वो काबिल है इन चीज़ों को करने के लिए। तो किसी के कहने से उसकी हिम्मत ना टूट जाए। हमें उस बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर भरनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर को सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ पढ़ाई में उसको आगे नहीं ले जाना। एक ग्रेट टीचर जो आप कहना चाह रहे हैं, वो मैं उसको मानता हूँ जो एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता है। तो उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, बड़ों के लिए जो आदर भावना है, अपने कलीग्स के लिए, छोटों के लिए जो प्यार भावना है, ये सारी चीज़ें हमें इनकलकेट करनी चाहिए नॉलेज के साथ साथ। बहुत ही खूब सर। सर, ये बात हुई आपकी एक सर्जन से टीचर बनने की और हज़ारों लाखों सर्जन बनाने तक की। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि मिस्ट का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्या सोच के आपने इस चीज़ को शुरू किया? और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि यह एक आइडेंटिटी बन चुकी है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिस्ट, मैं ये मानता हूँ एक सोच है, और इस सोच का जो जन्म था वो उन बच्चों के जीवन को देख के हुआ। हमने यहाँ से एमबीबीएस किया इंडिया से, और हम जब अपना अस्पताल में प्रैक्टिस करते थे, ये मैं आपको 2002-2003 की बात बता रहा हूँ। पहली बार एफएमजी का एग्ज़ाम 2002 में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले एग्ज़ाम नहीं होता था। जब एग्ज़ाम नहीं होता था तो बच्चों की जो तैयारी होती थी वो भी उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो बच्चे पढ़ने के लिए उतना इंटरेस्ट भी शो नहीं करते थे। बच्चे बाहर 5-6 महीने के लिए जाते थे और वो 6 महीने में अपना जैसे भी अपना समय काटा, और वहाँ से जो थोड़ी बहुत नॉलेज वो ली, वो आके अपना यहाँ चालू कर लेते थे, जो भी उनको यहाँ करना होता था। तो क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह नहीं था। तो मुझे अपना ही एक वाकया याद है, 2002-2003 के आसपास की बात है। एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को इमरजेंसी में, वो हमारे साथ जूनियर रेजिडेंसी में पोस्टेड था, उसको हमने बोला कि बेटा इसमें पेशेंट शॉक में आया, इसको कैथेटर डाल दो, मैं ओटी में जा रहा हूँ, ज़रा एक पेशेंट ऑपरेट करके फिर मैं आके इसको देखता हूँ दोबारा से। जब मैं ओटी से बाहर आया तो मैंने देखा कि उसमें कोई कैथेटर वगैरह नहीं डला हुआ था। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हुई कि कोई भी पेशेंट अगर शॉक में होता है और हमें उसका यूरिन आउटपुट नहीं पता है तो ये ठीक नहीं है। हम कैसे जज करेंगे कि हमें कितना फ्लूइड इन्फ्यूज़ करना है। तो मैंने उससे पूछा, भाई अभी तक आपने कैथेटर क्यों नहीं डाला? तो उसका जवाब था, ये कैथेटर होता क्या है। तो वो जो माइंडसेट था कि शायद बाहर से जो पढ़ के बच्चे आ रहे हैं उनमें नॉलेज की कमी है, ऐसा कुछ, तो एक माइंडसेट चल रहा था।
लेकिन जब 2007-2008 में पहली बार बाहर जाने का मौका मिला, जब अपनी आंखों से इन बच्चों को वहाँ देखा कि किस तरह से कितने चैलेंजेस के साथ जूझ रहे हैं, क्लाइमेट से, खाने से, एजुकेशन, लैंग्वेज, एजुकेशन में भी वहाँ पे उस कंट्री की लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है। अगर बच्चा हॉस्पिटल में भी जा रहा है तो जो मरीज़ है उसको उस कंट्री की लैंग्वेज आती है, तो हम कैसे उम्मीद करें इन बच्चों से कि इनको वो सारा ज्ञान होना चाहिए जो यहाँ हिंदुस्तान में एम्स से जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है उसको होना चाहिए। तो वहाँ से माइंडसेट बदला, वहाँ से मन में एक विचार आया कि देखो, जो अपने जीवन में अचीव करना था वो अपन ने कर लिया है, अब जो बचा हुआ जीवन है वो इन बच्चों के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई कंट्रीब्यूशन दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से उस सोच का जन्म हुआ जिसको हम मिस्ट के नाम से जानते हैं। आज भी जो मिस्ट की कोर सोच है, जो मन है, अंदर जो दिल है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी भी तरह से अपनी तरफ से कुछ ऐसा योगदान हो जाए जो इन बच्चों के करियर में 0.00001% योगदान दे दे, बस। सर बहुत ही उम्दा विचार, उम्दा सोच मैं इसको कहूँगा, और मेरे जैसे लाखों हजारों एफएमजी स्टूडेंट्स की सक्सेस जर्नी में एक अहम हिस्सा, अहम रोल अदा किया है मिस्ट ने। तो मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्ट और मिस्ट टीम को कि आपकी कड़ी मेहनत, आपके दिन रात की मेहनत और आपके साथ के साथ में हमने ये मुकाम हासिल किया। सर, कोई भी चीज़ उसके पीछे का एक मीनिंग होता है, तो मिस्ट के पीछे की जो मीनिंग है वो एक कोई सिंबॉलिक मीनिंग है या कोई पर्सनल कनेक्शन है? एक बहुत ही अजीज डॉक्टर अरुण, वो भी इस नामकरण में हिस्सा थे। तो डॉक्टर जितेंद्र ने कुछ नाम लिखे थे और फिर हम 3 लोगों ने उनको देख के फिर और भी लोगों से डिस्कस करके किया था। मिस्ट की फुल फॉर्म जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट है। 2012 में मन में ये ख्याल था, ये विचार था कि यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में अगर किसी को भी डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ का एक अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पहले पास करना है। बिल्कुल। हमारे देश में 2012 में जो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं होता था, सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता था। लेकिन मन में एक विश्वास था कि यार इन बच्चों के साथ भेदभाव क्यों है? अगर ये एग्ज़ाम है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए तो भाई ये तो सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल। तो बजाय इसको एक टैग देने के कि ये सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए है, क्योंकि मन में ऐसा था कि ये एग्ज़ाम तो सबके लिए होना ही होना है एक दिन, सरकारें जो हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि फिर 2019 से हमारे देश में इसकी सोच आई कि हमें अपने देश में जो एमबीबीएस कर रहे हैं उनके लिए एग्जिट टेस्ट करना चाहिए, जिसको नेक्स्ट का नाम दे रहे थे। 2023 में 23 जून 2023 को सर्कुलर भी आ गया और जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने सारे कॉलेजेस की जूम मीटिंग करके कह भी दिया था कि हम इस नेक्स्ट एग्ज़ाम को अभी दिसंबर से लागू करने वाले हैं। लेकिन 7 जुलाई 2023 को हमारे देश के माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री थे, क्योंकि डेफिनेटली उनके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम अभी इस एग्ज़ाम को नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद से हम बस अटकलें, र्यूमर्स यही सब सुनते रहते हैं कि शायद ये एग्ज़ाम होगा। तो ये जो नाम था स्क्रीनिंग टेस्ट, ये स्क्रीनिंग मतलब एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो सबके लिए लागू होना चाहिए, जो भी हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ से आया। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी सोच। और मैं डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर अरुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये सोचा और इस चीज़ को हर बच्चे की ज़ुबान पे, हर एफएमजी की ज़ुबान पे आपकी बदौलत ये नाम हर एफएमजी की ज़ुबान पे आया। तो मैं एक बार फिर से डॉक्टर जितेंद्र और डॉक्टर अरुण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, मिस्ट की जर्नी काफ़ी लंबी रही अभी तक, काफ़ी उतार चढ़ाव भी आए होंगे। तो आज एफएमजी स्टूडेंट्स में मिस्ट एक भरोसेमंद नाम बन चुका है।
कभी पीछे मुड़, जब आज इस स्टेज पे खड़े होके पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक इमोशनल टच जो इस जर्नी के साथ में आता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे लिए तो काफ़ी इमोशनल रहा ये सफ़र। और जैसा डॉक्टर रोहित आपने कहा कि इस सफ़र में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो ये जीवन का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब बच्चों का रिज़ल्ट आता है और बच्चे पास होते हैं। उससे एक बहुत मोटिवेशन, एक मार्गदर्शन मिलता है। हर एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं उससे अपने आप को, मिस्ड को परखने का एक मौका मिलता है कि कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ हम गलत जा रहे हैं। क्योंकि मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। किसी भी तरह से कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए जिससे अगर 0.1% हम मिस्ड के रिज़ल्ट में और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, तो वो एक प्रयास रहता है। बाकी क्योंकि धीरे धीरे इसमें जो बच्चों के नंबर्स थे वो काफ़ी बढ़े, उसके लिए तैयारियां भी, उसके लिए लोग भी उस हिसाब से आगे जुड़े। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब कुछ बहुत आसान होता है। जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो बहुत सारे ऊपर नीचे चीज़ें भी होती हैं, बट अगर मन में एक विश्वास रखें, ईमानदारी रखें, एक सच्चापन रखें, तो शायद इन सब चीज़ों से ऊपर वाला आपको निकाल ले जाता है और आगे ले जाता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि 2002 में एफएमजी का एग्ज़ाम जो है वो लागू हुआ था। 2002 से 2025 तक, आज दिन तक हमने बहुत से चेंजेस इस एग्ज़ाम में देखे। ओएमआर सीट से लेके आज सेक्शन बेस्ड एग्ज़ाम जो हो रहा है वो हमने देखा। पासिंग परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं है। तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि यह एग्ज़ाम वास्तव में ही उन स्टूडेंट्स, उन डॉक्टर्स की क्वालिटी एसेस करता है, या फिर सिस्टम को, इस एग्ज़ाम को, या जो कंसर्न बॉडी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, तो उनको री-इवेलुएट करने की ज़रूरत है? तो उस बारे में एक अलग ही भावना, एक अलग ही दिशा स्टूडेंट्स के मन में रहती है कि रिजल्ट कम जाता है, तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? डॉक्टर रोहित, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को आइडियली गवर्नमेंट को स्क्रीनिंग की तरह ही लेना चाहिए। शायद मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इस बारे में कुछ कह पाऊँ कि एग्ज़ाम ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो इसके रिज़ल्ट में इतने फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे आज तक की हिस्ट्री का जो सबसे ख़राब रिज़ल्ट था वो 4% रहा 2014 में। बिल्कुल। और जो इसमें अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं वो 32% और एक टाइम पे 38% तक भी इसका रिज़ल्ट गया है। तो ये जो वेरिएशन है ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम वो यूनिफॉर्मिटी नहीं ला पा रहे हैं। अगर इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 40-50% के आसपास, और अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो बच्चे अब पढ़ के वहाँ से आ रहे हैं वो ऑलरेडी काफ़ी तैयारी से आ रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये पास परसेंटेज और बढ़ेगा। तो एक नियम, एक कायदा इसका होना चाहिए, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होना चाहिए कि इतना डिफ़िकल्टी लेवल का ये क्वेश्चन आएगा, उसकी एक डेटा प्रिपरेशन होनी चाहिए, एक क्यू बैंक जो है वो एक डिफाइंड होना चाहिए, टॉपिक्स उसके डिफाइंड होने चाहिए। तो शायद बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और बच्चों में जो ये एनबी के लिए थोड़ी टर्बुलेंस आती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ये धीरे धीरे डाई डाउन हो जाएगा अगर हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पाएँ तो। बिल्कुल सर, जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है, पिछले 2-3 टर्म से नीट पीजी के जो परसेंटाइल है वो 0 परसेंटाइल कर दी जाती है। तो क्या, जैसा कि आज देखा जाता है कि हमारे देश को डॉक्टर्स की जितनी ज़रूरत है उतने डॉक्टर्स हमारे देश में है नहीं, तो क्या नीट पीजी की तरह ही एफएमजी में भी ऐसा कुछ किया जा सकता है कि वो जो पासिंग परसेंटेज जो 50% का जो एक लिमिट सेट की हुई है, एक लाइन सेट की हुई है, तो उसको नीट पीजी की तरह कभी किसी एग्ज़ाम में, जैसे आपने बताया 2014 में रिजल्ट मात्र 4% रहा, तो ऐसे एग्ज़ाम में जिसका रिजल्ट बिल्कुल ही डीप डाउन रहता है,
तो उस एग्ज़ाम में नीट पीजी की तरह ही एफएमजी में भी उस लाइन को, उस पासिंग परसेंटेज को, उस पासिंग मार्क्स को घटा सकते हैं, या कुछ और अल्टरनेट रास्ता इसका निकाल सकते हैं? तो अगर ये नीट पीजी में हो सकता है तो एफएमजी में भी शायद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो बॉडीज़ हैं वो सेम है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक सोचा। हमारे देश में डॉक्टर्स की कमी है पहले से ही, और हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जो हमारे देश की सरकार है वो किस तरह से निरंतर प्रयास किए जा रही है, जिसमें एमबीबीएस की सीट्स आप देखें तो ऑलमोस्ट दुगनी के आसपास हो गई हैं 2014 से पहले और अब में कंपेयर करते हैं। इसी तरह से पीजी की सीट्स भी निरंतर बढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस नए खुलते जा रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश को वाकई डॉक्टर्स की ज़रूरत है। और जो नीट पीजी का परसेंटाइल की हम बात कर रहे हैं, वो परसेंटाइल भी शायद इसीलिए हो रहा है कि जो सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं, इसलिए वो परसेंटाइल ऐसे ड्रॉप होता है। तो सेम रूल जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम में भी अप्लाई होना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हम 0 परसेंटाइल कर दें या ऐसा कुछ कर दें, लेकिन क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है तो जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसको इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए 5% ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो ऐसे केस में या तो ग्रेस मार्क्स का कोई प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि अचानक से तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एग्ज़ाम में पास परसेंटेज 35% रहा है या 30% रहा है और उसके अगले एग्ज़ाम में वो पास परसेंटेज 4% रह गया। इसमें बच्चे की गलती थोड़ी है, ये इस बात को हम नहीं मान सकते। तो वहाँ पे ऐसी जब कंडीशंस आती हैं तो डेफिनेटली एनबी को इसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजंस क्रिएट करने चाहिए, क्योंकि हमें सारे बच्चों को देख के ही आगे बढ़ना चाहिए। और शायद डॉक्टर रोहित आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे देश की सरकार इस बात को सुन रही होगी, हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी शायद इस बात को सुन रही होगी कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की इसमें ज़रूरत है। आज वो वक्त आ गया है जब इस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जैसा कि देखा जाता है कि बहुत से एफएमजी स्टूडेंट्स जो पिछले कुछ अटैम्प्ट से 3-4 अटैम्प्ट से सेम मार्क्स पे ही स्टे कर रहे हैं। 147 अगर किसी के आज से 3 अटैम्प्ट पहले आए हैं तो उसके बाद भी अगले 3 अटैम्प्ट में भी उसको 147 ही आए हैं। तो क्या हम इसको एक सिस्टम ग्लिच मान सकते हैं, या फिर कंसर्न बॉडी की तरफ से कुछ कमी मान सकते हैं? इस चीज़ को किस तरीके से देखा जा सकता है? क्योंकि अगर जब ऐसा एक स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है तो वो फेज़ उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही डीमोटिवेटिंग और डिप्रेस फेज़ होता है। एक एफएमजी होने के नाते मैं इस चीज़ को बखूबी समझ सकता हूँ, और एक एफएमजी टीचर होने के नाते, एक एफएमजी फैकल्टी होने के नाते आप भी शायद इस चीज़ को बहुत बखूबी समझ सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर रोहित, यहाँ पे मेरा स्टैंड ये रहेगा कि मुझे किस तरह से ये एवेल्युएशन होता है उसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, अगर किसी के हर एग्ज़ाम में 147, 148 के आसपास ही नंबर आ रहे हैं तो एनबी किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई ये कैंडिडेट जो है इसकी जो आंसरिंग है वो ऐसी है तो हम इसको इसी नंबर पे रखेंगे? मेरे ख्याल मैं सही इंसान नहीं हूँ इस चीज़ को आंसर करने के लिए। मैं सिर्फ उस बच्चे के लिए ये कह सकता हूँ कि उस बच्चे को डेफिनेटली अपने लिए कुछ अलग तरह से सोचने की ज़रूरत है। अगर रिपीटेडली हम 147, 148 पे कहीं अटक रहे हैं, या तो हम जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं या जिस रिसोर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिस तरह से हमारे मन की भावना है, या 146 से 149 जो स्कोर है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सिर्फ नॉलेज की वजह से ये 146, 149 नहीं है। इसमें शायद और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, शायद हमारी किस्मत को हम कह सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा जितना लोगों के लिए वो भला कर सकें, जितना लोगों की सेवा कर सकें, किसी को दुखी ना करें, और जो अपनी मेहनत है उसको एक अलग तरह से देखने की कोशिश करें, तो शायद ये जो 146, 147 के जाल में फंस जाते हैं वो इस जाल से निकल पाएंगे। सर, एक चीज़ एफएमजी प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही मतलब दिमाग में, मन में बार बार दिलो दिमाग में एक ख्याल रहता है कि यार 6 महीने की जो जर्नी है तो उसको मैं किस हिसाब से हैंडल करूँगा। कोचिंग क्लासेस भी लेनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं। तो
लेकिन घंटे तो सबके पास 24 ही है। तो उस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन उस एफएमजी स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए कि वह क्लास में पढ़ाए हुए को रिवाइज भी कर पाए, क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाए, और जब दिन ख़त्म हो तो एक बेटर आउटपुट के साथ में वो अपने बेड पे सोने जाए। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? चूँकि थोड़ा बहुत मुझे इसका एक्सपीरियंस रहा है तो मैं डेफिनेटली अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, शायद कुछ बच्चों के लिए ये यूज़फुल रहे। अगर हम 6 महीने का स्पान मान रहे हैं तो डॉक्टर रोहित, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं। कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन कितना कर पा रहे हैं, मॉक टेस्ट कितना दे पा रहे हैं, उसमें क्या स्कोर अचीव कर पा रहे हैं, और इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान अपना मानसिक संतुलन, अपने आप को किस तरह से पॉजिटिव और खुश रख पा रहे हैं। अगर हम 6 महीने को देखें तो इसमें जो 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनका क्लास ड्यूरेशन 80 दिन का है टोटल। तो इसका मतलब 3 महीने से थोड़ा सा कम। जिस दिन भी क्लास है उस दिन क्लास पे फोकस करना होता है। जो क्लास में पढ़ाया गया, कोशिश करके आने के बाद उस चीज़ को रिवाइज करना है, उस चीज़ को याद करना है। कभी हो सकता है हम पूरा का पूरा याद कर पाएँ, रिवाइज कर पाएँ, कभी हो सकता है हम सिर्फ 10% कर पाएँ। अगर हम नहीं कर पाते हैं कोई कंटेंट तो हमें उसको मार्क कर लेना है, जिससे कि अगली छुट्टी जैसे ही होती है उसमें हमें उस कंटेंट को फिर से याद करना है। हर हफ्ते 50 से 100 क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, जिससे हमें निरंतर ये पता चलता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पे सवाल बनते कैसे हैं, पूछे कैसे जाते हैं। तो हमारे पढ़ने का तरीका भी उस हिसाब से होता है। और हमारे 19 सब्जेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम बार बार भूलते हैं खूब पढ़ने के बाद भी। उसके लिए स्पेस रिपीटिशन टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। डे 1, डे 2, डे 6, डे 15, डे 30, डे 60। जब ये क्लासेस का फेज़ हमारा ख़त्म होने लगे तो हमें अपना रिवीजन फेज़ स्टार्ट करना है। उसमें हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम के नज़दीक आते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाने हैं। जब हमारी कोई सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही है और मान लीजिए हमारे पास 12 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो हमें उसको 4 भाग में डिवाइड करना है। सुबह का 2 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 3 घंटा और फिर 2 घंटा। सुबह का 2 घंटा वीक टॉपिक्स को देना है, जो चीज़ें बार बार भूलते हैं उनको पढ़ना है। 5 घंटा कोई एक मेजर सब्जेक्ट को देना है, फिर 3 घंटा माइनर सब्जेक्ट को देना है, और शाम का 2 घंटा क्वेश्चंस के लिए रखना है। अपनी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके रखना है कि कौन सी चीज़ मेरे को कहाँ से कर रही है। एक डिसिप्लिन, एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर नियम से हम बढ़ जाएं तो डेफिनेटली जितना रिपीट, जितना रिवाइज करेंगे, बाद में आके खूब सारे मॉक टेस्ट देंगे। और हाँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पिछले 5 साल के एफएमजी और नीट पीजी के, ये बहुत अच्छे से, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, इनके टॉपिक्स भी अच्छे से हमें पढ़ के इनको अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। अगर हम एक डिसिप्लिन शेड्यूल के साथ बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको बहुत अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल। और मैं सारे बच्चों से ये ज़रूर कहूँगा कि आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपको सिर्फ अपनी कॉन्शियंस को जवाब देना है। जिस दिन आप अपनी कॉन्शियंस को ये कह पाओगे कि हाँ, मैं पूरे मन से अपना प्रयास कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा और आपको अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सर। जैसा कि जो मेरे साथी लोग हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए रिपीट कर रहे हैं पिछले 3-4 अटैम्प्ट से, और वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस उन्होंने पहले की हुई हैं, तो उनके लिए वो अप्रोच, जो स्टडी अप्रोच है, वो किस हिसाब से होनी चाहिए? जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको एक डिसिप्लिन शेड्यूल रखना है और पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, स्टडी पार्टनर। क्योंकि जब आप अकेले तैयारी करते हो तो टूटने लगते हो, क्योंकि आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, तो आपको एक वो प्रेशर साथ में लेके चलना पड़ेगा। अपना डिसिप्लिन शेड्यूल जो अपन ने बात की, 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, और फिर एक कोई, चाहे एक पार्टनर हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, जिसमें आप हंसी मजाक भी करो, जिससे आपका मन खुश रहे, मन फ्रेश रहे, और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट भी ना करो।
और सब एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रह के एक दूसरे को मोटिवेट करके आगे बढ़ रहे। बिल्कुल हो जाएगा इसी स्ट्रैटेजी से। बिल्कुल सर। तो बात यही है कि हिम्मत नहीं हारनी है, बस हर रोज़ करते रहना है, एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होगी। सर, ये बात हुई उन स्टूडेंट्स की जो अभी प्रेजेंट में एफएमजी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम बात करें उन एफएमजी एस्पिरेंट्स की, उन एफएमजी स्टूडेंट्स की जो इस एग्ज़ाम को पास आउट कर चुके हैं, तो जैसा कि देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के दौरान, पहली बात तो ये कि वो इंटर्नशिप में सीटें अलॉट होने में ही उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद में जब उनको इंटर्नशिप अलॉट होती है, सीट्स अलॉट होती हैं, तो बिना स्टाइपेंड के वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक जो अनइक्वलिटी का जो उनको सामना करना पड़ता है, जिससे वो काफ़ी डिमोटिवेट भी होते हैं। एक जो टैग है, जो एफएमजी का टैग दे दिया जाता है कि तुम तो एफएमजी हो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा पैथेटिक है कि इंसान पूरा काम कर रहा है और उसको कुछ पेमेंट नहीं कर रहा है। हमारी शायद व्यवस्था उस तरह की है कि सरकार ने इसके लिए कोई सेपरेट फंड क्रिएट नहीं किया, इसलिए शायद वो स्टाइपेंड हम नहीं दे पा रहे हैं। बट अगर हम सारे बच्चे इसके लिए मिल जाएं और एक अच्छे से आवाज़ उठाएं तो डेफिनेटली ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बिल्कुल। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अपन काम कर रहे हैं, काम करने का मेहनत का पैसा तो मिलना चाहिए। बिल्कुल। और 1 साल की जगह 2 साल की इंटर्नशिप, ये तो गलत है। अगर आप करा रहे हो तो कम से कम स्टाइपेंड तो दो। वो बच्चा इतने साल से अपने माँ बाप से पैसे ले रहा है, अब वो किसी लायक हुआ है, वो भी इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, कम से कम उसके खर्चे के लिए, जो उसकी ज़रूरतें हैं उसके लिए वो स्टाइपेंड ज़रूर मिलना चाहिए। जो एक स्टिग्मा एफएमजी बच्चों के लिए बन जाता है हमारे देश में, और मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, अब काफ़ी बदलाव हो रहा है। और मैंने पहले भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बच्चों से ये निवेदन किया है बेटा कि आप अपने बारे में कभी भी किसी के सामने बुरा मत बोलो। बिल्कुल। आप किसी को कभी ये मत बोलो कि आपने वहाँ जाके बहुत मस्तियाँ की हैं और वहाँ तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं की है और ये सब, ऐसा नहीं है। आज हिंदुस्तान में भी कितने सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आप देख लीजिए, वहाँ पे भी तो ये सब जीवन चलता है। सरकारी कॉलेजेस में भी ऐसा होता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे एफएमजी बच्चे जब वहाँ थे तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनके भी एग्ज़ाम थे, वहाँ एग्ज़ाम के लिए उन्होंने भी पढ़ाई की है। तो सबसे पहले जो हमारे बच्चे हैं उनको सबको ये विश्वास दिलाना होगा कि उन्होंने एक्चुअली में वहाँ जाके बहुत मेहनत किया, बहुत चीज़ों से फाइट किया है, और उसके बाद सब चीज़ों से फाइट करके उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है कि वहाँ से सक्सेसफुली डिग्री लेके यहाँ आए। और अब जिस तरह से ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एफएमजी का एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, तो इनकी नॉलेज ऑलरेडी एक हायर लेवल पे पहुँच चुकी है। और आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब हॉस्पिटल में वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उनके मैसेज आते हैं कि हम ऐसे राउंड पे थे, आज हमारे प्रोफेसर ने ये सवाल पूछा और सर मैंने उस सवाल का आंसर दिया, बाकी जो इंडिया से हैं जिन्होंने एमबीबीएस की वो उस सवाल का आंसर नहीं दे पाए। मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ, उन्हें भी गर्व महसूस हुआ, मुझे भी उस बात पर बड़ा गर्व महसूस होता है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रे करता हूँ कि मेरे जीते जी इस सोच को बदल दिया जाए। जो हमारे देश में एफएमजी बच्चे को उस तरह से देखा जाता है, इस सोच को बदलना है। जिस दिन ये सोच बदल जाएगी, वो दिन शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा और मेरे रिटायरमेंट का दिन होगा। सर, अगर आप रिटायरमेंट ले लेंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, बस उस सोच को ही बदलना है। बिल्कुल। सर, जैसा कि देखा जाता है कि अभी, जैसा आपने बताया कि 2019 से नेक्स्ट की चर्चाएं जो ज़ोरों से हैं, चर्चाओं में है नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट का एग्ज़ाम आ जाता है तो एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए वो बेनिफिशियल होगा, या फिर एक हम बात करें कि
कठिन चीज़ एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए हो जाएंगी, या फिर हम बात करें कि आईएमजीज और एफएमजीज को नेक्स्ट किस हिसाब से इम्पेक्ट करेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एफएमजीज के लिए बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन मार्केट में र्यूमर्स अलग तरह से भी चलती हैं। लोग ये कहते हैं कि नेक्स्ट आ जाएगा, एग्ज़ाम बहुत कठिन हो जाएगा, हमारा एफएमजी बच्चा कैसे पास होगा। सोच गलत है। मेरी सोच बिल्कुल विपरीत है। जब इस एग्ज़ाम को इंडिया से जो एमबीबीएस कर रहा है उसको देना होगा, तो जो हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है ना, उसको ये बात पता होगी कि ये एग्ज़ाम उस बच्चे को देना है जिसने 5 साल में 1 करोड़ रुपए खर्च किया है। बिल्कुल। हमारी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी को ये भी पता है कि जिस बच्चे ने 70 लाख 1 करोड़ रुपए पे किया है 5 साल में, उस बच्चे की नॉलेज क्या है, और अगर वो इस एग्ज़ाम को और कठिन बनाएंगे तो क्या वो बच्चा पास हो पाएगा? क्या हमारे देश में जो एक सपना है कि हम बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खड़े कर रहे हैं, क्या वो सपना साकार हो पाएगा? बच्चा 1 करोड़ रुपए देने के बाद भी अगर इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा है तो कौन उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएगा? इसलिए इस एग्ज़ाम को अगर लागू किया गया तो इस एग्ज़ाम को आसान बनाना ही होगा। और उस दिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट बच्चा है वो किसी से कम नहीं है। उस दिन वो इस बात को प्रूव करके दिखा देगा कि अगर हम विदेश से भी एमबीबीएस कर रहे हैं तो भी हमारे में उतना ही जज्बा है जितना हिंदुस्तान से एमबीबीएस करने वाले बच्चे में। बिल्कुल सर, अगर देखा जाए तो 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनकी स्टडी इम्पैक्ट हुई। हमारी गवर्नमेंट ने भी उनके लिए कुछ अल्टरनेट्स निकाले थे, बट शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र ले लिया, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिन्होंने अब वॉर की सिचुएशन है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, और बच्चों की कोई गलती नहीं है। जिन बच्चों ने ट्रांसफ़र ले लिया, फिर भी उन बच्चों ने एक अच्छा कदम उठाया, कम से कम अपनी एजुकेशन जहाँ से शुरू की थी उस एजुकेशन को तो वो कंप्लीट कर रहे हैं। जिन बच्चों को उस चीज़ का मौका भी नहीं मिल पाया, उन बच्चों के साथ डेफिनेटली बहुत गलत हुआ। जो सरकार ने उस टाइम पे कदम उठाए थे कि इन बच्चों को इस तरह से इंडियन कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में जगह दी जाएगी या कुछ एक ऑल्टरनेटिव प्लान उनके लिए बनाया जाएगा, तो वो चूँकि हम नहीं बना पाए, चूँकि वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उन बच्चों ने जिन्होंने इस फील्ड को छोड़ दिया, ये उनके साथ गलत हुआ। और मैं चाहूँगा कि अगर वो सारे बच्चे एक साथ एकजुट होके आज भी इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करें, तो शायद कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा ज़रूर होगा जो इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा पाएगा। बिल्कुल सर, एक चीज़ जो बार बार सामने आ रही है और आती है, कोविड, जैसे ही कोविड-19 आया, उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो उन दोनों फेजेस को देखते हुए हमारी कंसर्न बॉडीज़ ने बोला कि आपको 2 साल की इंटर्नशिप करनी है, आपको 3 साल की इंटर्नशिप करनी है। लेकिन वो तो नेचुरल चीज़ थी जो हुई, कोविड तो उसका इम्पैक्ट या फिर उसका भुगतान वो बच्चे क्यों करें? क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ तो हर जगह हुई थी अगर देखा जाए तो सिर्फ एफएमजी स्टूडेंट्स ही उस चीज़ का भुगतान क्यों करें कि उनको 2 साल की इंटर्नशिप करें या फिर 3 साल की इंटर्नशिप करें? तो उस चीज़ के बारे में क्या आप क्या सोचते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को या कंसर्न बॉडीज़ को उस बारे में सोचना चाहिए? उसके बारे में आपके क्या विचार हैं सर? क्यों नहीं सोचना चाहिए? किसके कहने पे इन्होंने 2 साल की 3 साल की इंटर्नशिप हमारे बच्चों के लिए की? बच्चे की क्या गलती थी उसमें? कोविड ने तो सबको अफेक्ट किया था। बिल्कुल। और कोविड में कितने रिलैक्सेशंस दिए हैं, कितने स्कूलों में रिलैक्सेशंस दिए हैं, कितने कॉलेजों में रिलैक्सेशंस दिए हैं। सिर्फ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इसलिए मिलता है क्योंकि इनका नंबर कम है, ये आवाज़ नहीं उठा पाते, ये किसी मीडिया में न्यूज़ चैनल्स में अपनी बात नहीं रख रहे हैं। आइडियली अगर देखा जाए तो हमारे देश में भी
जब कोविड आया था बिल्कुल। तो हालत बहुत ख़राब थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जो MBBS कर रहे हैं वो नहीं कर पाए। क्या उनके लिए हमने 2 साल 3 साल की इंटर्नशिप का नियम लेके आए? सिर्फ ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जस्ट बिकॉज कि आप जैसा चाहें ये वैसा कर लेते हैं। और हमें अच्छे से याद है जब इसके लिए एक आवाज़ उठाई गई थी, क्योंकि मुझे भी मौका प्राप्त हुआ था NMC के ऑफिस जाके और वहाँ पे इस चीज़ को शेयर करने का। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से बच्चों ने इसका प्रोटेस्ट किया था और फिर इस नियम को वापस लिया गया था। तो मैं बच्चों के लिए काफ़ी उनकी तारीफ़ करता हूँ कि जब जब भी बेटा आपके साथ कोई गलत चीज़ें होती हैं तो हमेशा अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ लेने की कोशिश करें, और जो भी गलत चीज़ है उसको गलत ही बोलना पड़ेगा, उसको सही नहीं बोला जा सकता। बहुत ही खूब सर, आज की बातचीत के लिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए समय निकाला। अंत में दोस्तों मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आज की बातचीत सिर्फ हमें एक एग्ज़ाम की सच्चाई ही नहीं बताती, बल्कि ज़िंदगी की वो फ़िलोसफ़ी से या उस सोच से रूबरू कराती है जिसमें नॉलेज ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। डॉक्टर विनीत सर ने हमें दिखाया कि एक सच्चा डॉक्टर, एक सच्चा टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाता ही नहीं बल्कि वो स्टूडेंट्स को जीवन जीने की कला भी सिखाता है। संघर्षों के बीच उठ खड़े होने की कला, उम्मीद छोड़ते हुए स्टूडेंट का साथ देने की कला, ये सारी चीज़ें हमें एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर सिखाता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक FMG एस्पिरेंट जो है वो यह याद रखे कि आप अकेले नहीं हैं। आपके स्ट्रगल्स में आपके मेंटोर्स, आपकी फैकल्टी, आपके गाइड, आपके साथी, आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ हैं। तो अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल ही निकाल दें कि आप अकेले हैं। आपके जो साथी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके मेंटोर हैं, वो आपके स्ट्रगल्स को देख रहे हैं। अनगिनत रातों की नींद आप कुर्बान करके आप जो उस लाइब्रेरी की सीट पे 2x2 की सीट पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपकी संघर्ष की यात्रा हम सब देख रहे हैं और सब आपके साथ हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये अनुभव हमारे साथ साझा किया और इतने खुलेपन के साथ आपने अपने विचार हमारे साथ में साझा किए। मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहूँगा सर। दोस्तों अंत में यही कहना चाहूँगा मैं कि अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शायद यह जर्नी आपकी भी हो सकती है, आपके साथी की भी हो सकती है। तो आपको, आपके साथी को अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से जीवन में कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली, कोई मोटिवेशन सीखने को मिला, तो मेरा सबसे बड़ा धन्यवाद वही है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल कर मेरे पॉडकास्ट को सुना और मैं आशा करता हूँ कि आप दी रोहित पॉडकास्ट की सीरीज़ से जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त अंत में आपसे यही बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि सपने कभी भी अधूरे नहीं रहते, अधूरी रहती हैं तो सिर्फ हमारी कोशिश है। इसी के साथ मैं आज के इस पॉडकास्ट को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोहित, थैंक यू वेरी मच।